जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुजीत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोमोलिक्यूल। यह जो एक सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का, काफ़ी समय हो जाता है वीडियो को शूट करने में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से ऑनलाइन मैं शूट नहीं कर पाता हूं। लेकिन इसको भी कंटिन्यू करते रहना है, कोशिश हमेशा जारी रहती है। इसलिए मैं आज अगेन आपके लिए बायोमोलिक्यूल लेकर आया हूँ। और बायोमोलिक्यूल या इससे आगे के जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो मैं आपको पैराग्राफ वाइज बता दूंगा, जो पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो मुझे सारी चीज़ें पता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप जब उसको पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि मैंने क्या बताया और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। चलिए जरा समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर के नाम में ही दिया हुआ है। बायोमोलिक्यूल मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो कहाँ पे पाया जाता होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाया जाता होगा उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। बायोमोलिक्यूल को हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। यह जो पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि जो क्या डिफरेंसेस है लिविंग में और नॉन लिविंग में, क्या डिफरेंसेस है किसमें, लिविंग में एंड नॉन लिविंग में। मतलब कि जो लिविंग होगा उसमें किसी किसी कंपाउंड का, किसी किसी एलिमेंट का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होगा, और नॉन लिविंग में भी किसी किसी कंपाउंड का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि लिविंग में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कार्बन ऑक्सीजन सबका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। और नॉन लिविंग में आप देखोगे, नॉन लिविंग में आपको देखोगे कि सिलिकॉन्स वगैरह होते, कैल्शियम्स वगैरह होते। तो आपको अर्थ क्रस्ट मतलब कि किसी भी एक अर्थ का सैंपल ले लो, वहां पे आपको ज्यादा दिखेगा। ये बात बस इतनी सी इसकी बात की गई हुई है, समझ गया क्या। जो मेन चीज है वो यह है कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। आप केमिकल कंपोजिशन को कैसे एनालाइज करोगे, केमिकल कंपोजिशन किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यह पैराग्राफ आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे स्टडी करना है, तो आप जाइए एक पीस ऑफ लीवर, पीस ऑफ टिश्यू को लेकर आइए। एक पीस ऑफ टिश्यू को लेकर आइए और उसको क्या कीजिए, एक एसिड है जिसका नाम है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उसको क्या कर दो, ग्रिंड कर दो। और ग्रिंड करने के बाद आप उसको क्या करो, एक चीज क्लॉथ लो, और चीज क्लॉथ लेके वो जो स्लरी बनेगा ना, पेस्ट, उसको चीज क्लॉथ लेके उसको छान दो। छानने के बाद आपको कुछ चीज नीचे आ जाएगा और कुछ चीज जो टिश्यू में ही रह जाएगा, कॉटन क्लॉथ में या टिश्यू में ही रह जाएगा। तो जो नीचे आ जाएगा उसे हम कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, और जो ऊपर रह जाएगा उसे कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। या जो नीचे आ जाएगा उसे फिल्ट्रेट भी कहेंगे, और जो ऊपर रह जाएगा उसे हम रिटेंटेट भी कहेंगे। जो ऊपर रह जाएगा उसे हम रिटेंटेट भी कहेंगे। इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो कंपाउंड्स होता है उसमें आप देखो कि कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप सिंपली जो कार्बन कंपाउंड्स होता है, आप सिंपली उस कार्बन कंपाउंड्स को क्या कह सकते हो, वो सीधा आप बायोमोलिक्यूल कह सकते हो। जो कार्बन कंपाउंड्स होता है उसे आप बायोमोलिक्यूल कह सकते हो। तो यह तो पता चल जाएगा कि जो कार्बन कंपाउंड्स वगैरह बायोमोलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, इस सब का लिविंग में देखोगे कि कार्बन का ज़्यादा परसेंटेज है, अर्थ में कम, और ऑक्सीजन का आपको दिखेगा बॉडी में ज़्यादा है, अर्थ में कम, ये सब तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमें इनऑर्गेनिक मटेरियल निकालना है, किसका, ह्यूमन बॉडी का, इनऑर्गेनिक मटेरियल निकालना है ह्यूमन बॉडी का, तो कैसे निकालेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल जो निकालना है ह्यूमन बॉडी का बच्चों, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या कहा कि आप सबसे पहले एक पत्ता लेकर आए जो अभी अभी आपने तोड़ा है। तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होगा, और उसको जब आप वेट करोगे तो उसे हम बोलेंगे वेट। और फिर आप क्या करें, उसको ड्राई कर दे सनलाइट में, तो उसका वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। अब उसे हम कहेंगे ड्राई वेट। उस ड्राई वेट को आप क्या करो, जला दो। जलाने के बाद जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे एश। और जलाने के बाद एक्चुअली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा। जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे एश। क्या कहेंगे, एश। जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे एश। जो बच जाएगा उसे हम कहेंगे बच्चों एश। जो बच जाएगा, एक बायोलॉजी का चैप्टर से रिकॉर्ड करना है कहानी के फॉर्म में।
एक एक टॉपिक लो और उसको कहानी के फॉर्म में समझा दो, 15 से 20 मिनट में आराम से हो जाएगा। हाँ, जो बच जाएगा बच्चों उसे हम कहेंगे एस। और वह जो एस है बच्चों, वही किसको रिप्रेजेंट करता है? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वही आपके बॉडी में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, समझ गए? उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको एक बात कहता है कि जो अगर हमारे बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, कोई केमिस्ट होगा, तो वह जो केमिस्ट होगा उसको वो अलग नज़र से देखने की कोशिश करेगा। वह जो केमिस्ट होगा बच्चों, उसको वो अलग नज़र से देखने की कोशिश करेगा, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्म में। लेकिन हम लोग बायोलॉजिस्ट हैं, तो बायोलॉजिस्ट हम लोग देखेंगे क्या यह कार्बोहाइड्रेट है, क्या यह प्रोटीन है, क्या यह अमाइनो एसिड है, इसके फॉर्म में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है बच्चों, अमाइनो एसिड्स। क्या है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स को कहता है कि यह सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। यह एक मीथेन था और मीथेन में से आपने क्या किया? हाइड्रोजन हटा दिया, 3 हाइड्रोजन हटा के और अलग अलग कंपाउंड आपने लगा लिया, और अब यह क्या बन गया बच्चों? यह बन गया एक अमाइनो एसिड। और डिपेंडिंग अपॉन आर हमने वेरिएबल ग्रुप लगाया है, तो जैसे जैसे आर का वैल्यू आप आर का नेम चेंज करते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स का भी क्या होते जाएगा? नाम चेंज होते जाएगा। इसे अल्फा अमाइनो एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि पहला कार्बन पे ही सारे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कह देंगे? अल्फा। और अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? बीटा। तो क्योंकि इसी पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमको इसको क्या कहते हैं? अल्फा। क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा। सो आर ग्रुप के अकॉर्डिंग आप जब देखोगे, तो जो अमाइनो एसिड्स है वो अमाइनो एसिड्स का अलग अलग नाम है। और वह जो अमाइनो एसिड्स हो सकता है वह एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक में जैसे आप देखोगे कि जो वो है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। कैसे एसिडिक होगा? जो आर ग्रुप आएगा, अगर मान लो एक्स्ट्रा OH ग्रुप लेकर चला आया, एक्स्ट्रा कोई कार्बोक्सिल ग्रुप लेकर चला आया, तो उस अमाइनो एसिड को ज्यादा एसिडिक बना देगा। और जो मान लो कि बेसिक ग्रुप भी लेकर चलाएगा तो बेसिक बना देगा। तो कुछ अमाइनो एसिड एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, और कुछ न्यूट्रल होते हैं जिसे वेलाइन अमाइनो एसिड कहते हैं। समझ गए? और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यह दिया हुआ है कि यह जो अमाइनो एसिड होते हैं यह आयनाइजेबल इन नेचर होता है। मतलब कि यह क्या करते रहता है? अपना H+ लेते रहता है। और एक वह फॉर्म जहां पर NH3+ में है और CO- में है, मतलब कि अभी यह एसिड के जैसे काम कर सकता है और यह बेस। मतलब कि अमाइनो एसिड्स का वह फॉर्म जहां पर वह एसिड और बेस दोनों के जैसे काम करे, उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियोनिक आयन या ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। उसे हम कहते हैं ड्यूटेरियोनिक आयन या ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। अमाइनो एसिड का वह फॉर्म जहां पर वह एसिड और बेस दोनों के जैसे काम करे, उसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियोनिक फॉर्म। और यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों लिपिड का। किसका? लिपिड का। लिपिड जो है वो सिंपली क्या होता है? आर ग्रुप और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। समझ गए? लिपिड 2 टाइप का होगा, एक आर ग्रुप और एक फैटी एसिड से मिलकर बना रहेगा, और एक जो होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन वो होता है। तो आर ग्रुप और फैटी एसिड से जो लिपिड को लिपिड है और यह फैटी एसिड है, और फैटी एसिड में आर ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप उसके अलग अलग नाम है। जैसे कि एक देखो कि पाल्मिटिक एसिड है, इसमें 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। एराकिडोनिक एसिड है, 20 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। फैटी जो यह फैटी एसिड्स है, यह सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकता है। सैचुरेटेड कब होगा? जब इसका कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अनसैचुरेटेड कब रहेगा? जब इसका कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा बच्चों, तो उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो फैटी एसिड्स है, ठीक है, वो लिपिड जो है वो लिपिड ऑयल और फैट कहलाएगा कब? उसके टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर उसका कम है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो उसे ऑयल कहेंगे, और अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसे आप फैट कहेंगे। क्या कहेंगे? फैट कहेंगे। समझ गए क्या?
अब यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों वह है हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो नाइट्रोजनस बेस ह्यूमन एनिमल्स में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का होता है, और वह है एक होता है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडीन। कौन सा बच्चों? एक होता है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडीन। और प्यूरिन और पायरिमिडीन के प्यूरिन जो होते हैं उसके दो टाइप, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। और पायरिमिडीन के तीन टाइप, एक होता है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। और यह हेटेरोसाइक्लिक है, गौर से देखो बीच में नाइट्रोजन वगैरह है इसलिए हेटेरोसाइक्लिक हो गया। और बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी है। तो यह जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की जा रही थी यहाँ पे, ये एक्चुअल में उसी की बात किया जा रहा है कि जो पेंटोज नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर से जुड़ जाएगा, इसमें अच्छे से दिया हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस को, ये एडेनिन है ना यहाँ, तो इस एडेनिन को जब यहाँ पेंटोज शुगर से जोड़ दिए तो यह अब एडिनोसाइन बन गया। और जब इसको आप फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ दोगे तो यह एडिनिलिक एसिड बन गया। और इसी तरीके से जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस है सबको आप क्या कर दो, सबको पहले पेंटोज शुगर जोड़ दो, फिर आप क्या करो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो। और यह जो फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ा तो यह न्यूक्लियोटाइड बन गया। और यही न्यूक्लियोटाइड बेस बनाता है किसका? डीएनए और आरएनए का बेस बनाता है। मोनोमर यूनिट इसी न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं, मोनोमर यूनिट इसी न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं। ये जरूर याद रखना। पाल्मिटिक एसिड, हाँ एक और कॉन्सेप्ट लिपिड में रह गया बच्चों, लिपिड में कि एक और है वो है ग्लिसरॉल, इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। और कभी कभी आपको दिखेगा कि ग्लिसरॉल के साथ आपको जो फैटी एसिड है वह ईस्टर बॉन्ड बना के बैठा रहता है, और उसे बोलते हैं, अगर एक जुड़ेगा तो उसे मोनोग्लिसराइड कहेंगे, दो जुड़ेगा तो डाइग्लिसराइड, और अगर तीन जुड़ जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड। और अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप जाके जुड़ गया तो उसको फॉस्फोलिपिड कहेंगे। यह जो लेसिथिन है वह एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड का, जो कि सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। यह जो टॉपिक है बच्चों, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या कहलाता है? सुनो, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या कहलाता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वहां पे आप देखोगे कि कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एकदम फंडामेंटल रिक्वायर्ड है। अगर वह फंडामेंटली रिक्वायर्ड है, अगर वह मान लो कि नहीं रहेगा तो उसका लिविंग स्टेटस मेंटेन नहीं होगा। लेकिन कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि एक मिर्ची है, मिर्च जो है तीखा है, तो क्या तीखा होने वाला जो टर्पेन्स कंपाउंड होता है उसकी वजह से तीखा होगा, तो क्या अगर तीखा नहीं रहेगा तो लिविंग नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन तीखा होने की वजह से उसको एक एक्स्ट्रा डिफेंस मैकेनिज्म मिल गया, कोई ब्राउजिंग एनिमल्स उसको जो चढ़ेगा नहीं, खाएगा नहीं, तो डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे काम करता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लाइफ के लिए एकदम वाइटल हो, बिल्कुल ही जरूरत हो, उसे प्राइमरी मेटाबोलाइट कहेंगे। और ऐसा मॉलिक्यूल जो कि है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, उसे हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहेंगे। एग्जाम्पल देखो बच्चों, पिगमेंट्स में ये सब नाम शब्द याद करना, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन्स, एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल्स में लेमन ग्रास है, टॉक्सिन्स में एबिडिन, राइसिन है, लेक्टिन्स में कॉन्कानावेलिन ए है, ड्रग्स में विनब्लास्टिन है, कर्क्यूमिन है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर है, गम्स एंड सेलुलोज है। समझ गए क्या? ये इतने सारे के नाम जो दिए हुए हैं बच्चों, यह आपको दिया हुआ किसका? ये दिया हुआ है सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। अब यह जो न्यू टॉपिक आप देख रहे हो बच्चों, यह है बायोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एक्चुअली। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स किसको कहेंगे जरा सुनो। कहा कि किसको आप कहोगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स? तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमोलिक्यूल्स कहने के लिए आपको एटलीस्ट टू क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होगा उसे माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। तो जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन था, जो कि टिश्यू में ऊपर रह गया था, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो कि टिश्यू के ऊपर रह गया था, उसका ऑब्वियस सी बात है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या रहा होगा? बहुत ज्यादा रहा होगा। उसका ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा रहा होगा, और बहुत ज्यादा रहने की वजह से वो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाता है। 1000 डाल्टन से
बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 डाल्टन, उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे के सारे जो है कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल था, एक लिपिड था, एक प्रोटीन था, एंजाइम, प्रोटीन था, और न्यूक्लिक एसिड था, और पॉलीसेकेराइड, ये सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। और जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, 1000 डाल्टन से कम होते हैं, इसकी वजह से फिल्टर आउट होके नीचे आ गया। एनोमली बस यह कहता है, और जो जितने माइक्रोमोलिक्यूल हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स है, तो सिंपली हम क्या कह देते हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है सिंपली उसे बायोमोलिक्यूल कह दो। क्यों? क्योंकि 99% जो मॉलिक्यूल्स है कैसे हैं, माइक्रोमोलिक्यूल ही है, कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है। तो मैक्रोमोलिक्यूल को बायोमैक्रोमोलिक्यूल बोल दो, लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल को बायोमाइक्रोमोलिक्यूल या सिंपली बायोमोलिक्यूल भी बोल दोगे तो काम चल जाएगा। बात यह कहा कि लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ओनली 800 डाल्टन होता है। लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह ओनली 800 डाल्टन होता है। फिर वह एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या कर रहा है, तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन होने के बावजूद एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में इसलिए है क्योंकि जब आप किसी टिश्यू को तोड़ते हो तो रप्चर होता है, रप्चर होने के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल सभी रिलीज होता है। और लिपिड क्या होता है, वाटर रिप्लेंट होता है, वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। तो जब आप स्ट्रेन कर रहे थे, जब आप उसे स्ट्रेन कर रहे थे तो वह वाटर के साथ नहीं आया, वह ऊपर ही रह गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल सब तो नीचे आ गया था, लेकिन वो कहाँ रह गया, ऊपर ही रह गया। इसलिए जो है वह एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं मिलके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मिलता है। कहाँ पे बच्चों, एसिड इनसॉल्युबल। यह रेशियो जो है वो जरूर याद रखना, वाटर का 70 to 90%, प्रोटीन का इतना 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड का जरूर याद रखना, इसका जो डाटा है पूरा। अब है बच्चों प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होता है वह पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, और यह अमाइनो एसिड्स के मिल के बनता है। बहुत सारा अमाइनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है बच्चों, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है आपस में तो क्या होता कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड। याद रहे, जो प्रोटीन होता है वह कभी भी कोपॉलीमर होमोपॉलीमर नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बना होगा, हमेशा हेटेरोपॉलीमर होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर ही बनाता है प्रोटीन, जो प्रोटीन्स होता है। और हमारे बॉडी में टोटल 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं, टोटल 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है। जरा देखो, यह कोलाजन है, कोलाजन का काम होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाना। यह ट्रिप्सिन है, यह एंजाइम के जैसे काम करेगा, इंसुलिन हार्मोन के जैसे। एंटीबॉडी यह हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है, रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर से बड़ा काम, ग्लूटाथोन जो कि ग्लूकोज को भेजने में काम आता है। ये सारे के सारे आपको जो दिख रहा है ये सब क्या है बच्चों, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन बना किससे, प्रोटीन बनता है किससे, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। और जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पे, वह है रुबिस्को। और जो एनिमल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है बच्चों, वह है कौन सा, कोलाजन। कौन सा, कोलाजन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड भी क्या है, एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। पॉलीसेकेराइड भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल है। और मैक्रोमोलिक्यूल मतलब कि इसका जो यूनिट होगा उसे मोनोसेकेराइड कहेंगे। जैसे सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, और वह किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। समझ गए। और बहुत जगह आपको काम दिखता होगा इस पॉलीसेकेराइड्स का। सेलुलोज क्या है, एक ग्लूकोज से मिलकर बना होमोपॉलीमर है, लेकिन स्टार्च जो है वो हेटेरोपॉलीमर है, जो कि प्लांट में उस एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। आपको एक इनुलिन भी दिखेगा। इनुलिन क्या होता है, वो पॉलीमर है किसका, फ्रक्टोज का, पॉलीमर है फ्रक्टोज का। बात कहा कि देखो, जो पॉलीसेकेराइड है, जो दो मोनोसेकेराइड के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो चेन लिनियर भी हो सकता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, जिसे 1,4 लिंकेज भी कहते हैं, और चेन ब्रांच भी हो सकता है जिसे 1,6 अल्फा 1,6 लिंकेज भी कहते हैं। जो ब्रांच तो होगा जनरली, उसे हम जब I2 मॉलिक्यूल से टेस्ट करेंगे तो I2 मॉलिक्यूल जाके उस ब्रांच में ट्रैप हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें कैसा कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। ट्रैप हो जाने की वजह से वह I2 मॉलिक्यूल हमें ब्लू कलर में नजर आता है। ट्रैप हो जाने की वजह से वह I2 मॉलिक्यूल कैसा नजर आता है, ब्लू कलर। और कई बार आपको यह देखने को मिलेगा कि यह जो पॉलीसेकेराइड है, यह पॉलीसेकेराइड बच्चों एक कंपाउंड पॉलीसेकेराइड्स या आपका कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी कह सकते हो,
ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में भी आपको दिखेगा, जिसमें अमाइनो एसिड्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकासामिन, एनिस्टाइल गैलेक्टोसामिन, यह सब कैसा है, या जो काइटिन है, यह काइटिन क्या है, ये सब के सब आपको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होने। काइटिन आपको फंजाई के सेल वॉल में आपको नजर आता है, ऑर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में नजर आता है, ये सब कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। कैसा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था क्या, ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था नाइट्रोजनस बेस, वो नाइट्रोजनस बेस के साथ जब आप पेंटोज शुगर जोड़ते हो तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। जब आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हो तब वह न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद वह एक मोनोमर के जैसे काम करता है, और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब आप जोड़ते जाओगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने की वजह से वह जो कंपाउंड बनेगा उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। और न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा होता है आरएनए सिंपली राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में अंतर क्या होगा कि उसका जो पेंटोज शुगर होगा, उसके पेंटोज शुगर के 2 प्राइम पे एक पे ऑक्सीजन रहेगा आरएनए में, और डीएनए में उसका ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, इसलिए उसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। ठीक, अभी जो हमने प्रोटीन देखा था बच्चों, अभी जो हमने प्रोटीन देखा था, अब उसको हम क्लासिफाई करेंगे किस में, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। अगर प्रोटीन का लीनियर चेन होगा तो उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप देखोगे आप आसानी से उसके जो अमाइनो एसिड्स है उसके पोजीशन को आप डिटेक्ट कर पाओगे, चेक कर पाओगे कि अमाइनो एसिड्स का पोजीशन कहाँ पे है आसानी से। अगर वही जिगजैग पाथ में हो जाए तो उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और अगर मान लो कि ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए ऐसा, तो उसी प्रोटीन को हम बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। खास बात यह है कि जब यह बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे दिख रहा है गड्ढा गड्ढा बन रहा है, यही बॉल लाइक स्ट्रक्चर बाद में एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। एंजाइम जो होता है बच्चों वो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, समझ गए, टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। और यह जो प्रोटीन देखोगे एक टाइप पे अमाइनो एसिड ग्रुप फ्री रहेगा और दूसरे टाइप पे कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रहेगा। तो एक को सी टर्मिनल बोलेंगे और एक को एन टर्मिनल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक का अमोनिया फ्री रहेगा और दूसरा का कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रहेगा, इसलिए एक को एन टर्मिनल बोलेंगे और दूसरे को। और कई बार आपको दिखेगा दो अलग अलग प्रोटीन आपस में आकर बाइंड कर जाता है और वह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में लीनियर चेन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसा जिगजैग पाथ है और जिगजैग पाथ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ऐसा जिगजैग पाथ है। और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है बच्चों, जो जिगजैग पाथ है और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसा कहलाता है बच्चों, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वह है वो उलन बॉल जैसा और वही एंजाइम बनाता है। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वह दो प्रोटीन आपस में आके, जैसे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है क्वाटरनरी होता है, दो अलग अलग चेन आके बाइंड कर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ गए। अब हम देखेंगे बच्चों एंजाइम। जब प्रोटीन अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है, तो अभी मैंने बताया जब प्रोटीन अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है तो वह क्या बनाता है, जब प्रोटीन अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है तो जब प्रोटीन अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है तो वह क्या बनाता है, बीच बीच में गड्ढा बनता है और उस गड्ढा को कहेंगे क्रेविसेस। क्या कहेंगे, उस गड्ढा को कहेंगे बच्चों क्रेविसेस। और वह जो क्रेविसेस है वो उसी को एक्टिव साइट बोलते हैं। उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट आता है और सबस्ट्रेट बाइंड कर जाता है और सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंजाइम एक्चुअली है क्या बच्चों, एंजाइम है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के जिसका नाम है राइबोसोम। सारे के सारे एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम को छोड़ के और जिसका नाम है क्या बच्चों, राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं और उसका नाम क्या है, राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। और
एंजाइम का काम क्या होता है? देखो, एंजाइम का काम होता है जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये एंजाइम कहलाएगा, और इसमें आके इसका सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा, और सबस्ट्रेट फिट होके वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। एंजाइम का मेन काम ही क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देना। कहा कि एंजाइम का एक लॉ है कि अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा नहीं, 10 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? डबल होता जाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस पे जब आप रेट इंक्रीज करते जाओगे तो एंजाइम का जो फंक्शन है, एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का है, वो डबल होते जाएगा, और रिड्यूस भी कर सकते हो। और बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर पे फिर आपको एंजाइम जो है डीनेचर कर जाता है, तब नहीं काम करेगा। कुछ बैक्टीरिया जो होता है, थर्मल हाइड्रोथर्मल वेंट से जो बैक्टीरिया निकाला जाता है, वही एंजाइम आपको हाई टेम्परेचर पर फंक्शन करता हुआ नजर आएगा, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो एंजाइम और फंक्शन करेगा, नहीं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और उसके बाद जो है डीनेचर करना शुरू कर जाएगा। अब है केमिकल रिएक्शंस। क्या है? केमिकल रिएक्शंस। कह रहा है कि यह जो एंजाइम होता है वह हम कैसे समझेंगे कि कैसे फंक्शन कर रहा है? तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिएक्टेंट से कन्वर्ट होता है कोई चीज किस में? प्रोडक्ट में। और वह जो पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, dp/dt। उसे केमिकल रिएक्शन का रेट भी कहते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर यह फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, तो उसे आप क्या कह सकते हो? वेलोसिटी। क्या कह सकते हो? वेलोसिटी। सपोज कर लो कि यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है, और यह जो कार्बोनिक एसिड है यह 1 आवर में ओनली 200 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें एंजाइम हम नहीं दे तो 1 आवर में ओनली 200 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, अगर इसमें एंजाइम नहीं दे तो। लेकिन जैसे ही इसमें हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एडमिनिस्टर करते हैं तो यह जो रेट ऑफ रिएक्शन है 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। तो सोच लो, 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर स्ट्रेंथ से बढ़ा दिया उसके रेट ऑफ रिएक्शन को। सो एंजाइम का पावर आप समझ सकते हो। और यह भी कहता है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में आपको कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो और वह एंजाइम मीडिएटेड ना हो। वहां पर एंजाइम का मीडिएशन आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्या दिखेगा? ही दिखेगा। समझ गए? सिंपली जो रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन में भी आपको दिखता है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में। और यह पायरुविक एसिड में भी कितने सारे एंजाइम, हेक्सोकाइनेज वगैरह, आइसोमेरेज वगैरह, कितने सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, कितने सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, कह रहा है यह जो टॉपिक है बच्चों कि यह एंजाइम जो है, यह एंजाइम आखिर यह रेट ऑफ रिएक्शन को इतना ज्यादा फास्ट कर कैसे देता है? तो आसान से भाषा में आपको समझाता हूं कि यह एंजाइम आखिर इतना रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर कैसे देता है। जरा समझो, आखिर इतना इंक्रीज कर कैसे देता है? ये कर कैसे देता है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, जो रिएक्टेंट है, वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले उसको एक हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से होकर गुजरना पड़ता है। उसको एक हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से होकर गुजरना पड़ता है। हायर स्टेट ऑफ एनर्जी से होकर गुजरना पड़ता है। और वह जो एनर्जी ऑलरेडी रखे हुआ है और वह जो एनर्जी जो उसको होकर गुजरना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है बच्चों, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और वह एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो, इस ग्राफ से देखोगे कि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के पास कुछ एनर्जी था, लेकिन इसको एक हायर ट्रांजिशन से होकर गुजरना है। और अगर यह एनर्जी ज्यादा हो तो कोई भी रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब क्या करेगा कि यह जो एंजाइम है इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। यह जो एंजाइम है इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और यह कारण है कि कोई एंजाइम क्यों रेट ऑफ रिएक्शन को इतना फास्ट कर पाता है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन कि एक्चुअली में एंजाइम
काम कैसे करता है? तो कुछ नहीं, एंजाइम से आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अपने अंदर एंजाइम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और फिर प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। बस इतनी सी बात है, ये तो कुछ है ही नहीं। अब हम देखेंगे जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है किसको? एंजाइम को। किसको बच्चों? एंजाइम को। जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स एंजाइम को कैसे अफेक्ट करेगा? तो फैक्टर सबसे ज्यादा जो एंजाइम को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर और पीएच। तो ऑप्टिमल टेम्परेचर पे एंजाइम बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, ऑप्टिमल पीएच में भी बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। लेकिन जब आप ज्यादा दे दोगे और जब आप कम दोगे तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? एंजाइम फंक्शन करना बंद कर देता है। इस ग्राफ से आप देखोगे कि पीएच जब कम है तो कम एंजाइम का एक्टिविटी है, पीएच ऑप्टिमम है तो बहुत हो गया, लेकिन जब ज्यादा दोगे तो फिर ग्राफ गिर जाएगा। सेम टेम्परेचर और पीएच में होता है कि ऑप्टिमम लेवल पे ग्राफ जो है आपका अच्छा देगा और ज्यादा कम दोगे दोनों ही केस में काम नहीं करेगा। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वेलोसिटी और हाफ, वी मैक्स और हाफ का। जब कोई एंजाइम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से काम कर रहा होता है तो आप उसको कहते हैं वी मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा नहीं काम कर सकता। और अगर उसका आधा वैल्यू ले तो उसे हाफ वी मैक्स बोलते हैं। और हाफ वी मैक्स सबस्ट्रेट के जिस कॉन्सेंट्रेशन पे हमें मिल जाता है उसे हम केएम वैल्यू मिसल कांस्टेंट कहते हैं, केएम वैल्यू मिसल कांस्टेंट कहते हैं। यह मिसल कांस्टेंट हमें यह बताने में ज्यादा कारगर होता है, काम यूजफुल होता है कि कोई एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से कितना एफिनिटी शो करता है, अपने सबस्ट्रेट से कितना एफिनिटी शो करता है। और अपने सबस्ट्रेट से मान लो कि बहुत जल्दी केएम वैल्यू मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि उस सबस्ट्रेट का अपने एंजाइम से बहुत एफिनिटी है और फास्ट रिएक्शन होगा। लेकिन आप सबस्ट्रेट दिए जा रहे हो और वो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि वह एंजाइम वीक एंजाइम होगा। कैसा होगा बच्चों? वह एंजाइम वीक एंजाइम होगा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, वह है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। देखो मैंने क्या कहा कि एक एंजाइम है और उसका एक्टिव साइट है और इसका ये सबस्ट्रेट है, तो अगर इसी के जैसा कोई दूसरा सबस्ट्रेट उससे जाकर अटैच हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन का मेन जो होना था वो क्या हो जाएगा? कम। तो अगर इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको हटाकर खुद जाके अटैच हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको चाहिए था वो क्या हो गया? कम। और इसी को क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जैसे कि एक एंजाइम है सक्किनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसको सक्किनिक एसिड को कन्वर्ट करना था किसी कंपाउंड में, लेकिन मेलोनेट इसके जैसा ही दिखता है, मेलोनेट इसी के जैसा दिखता है और इसके बदले वो आ जाता है और उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कम कर दिया? कम। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं बच्चों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हम देखेंगे कि इतने सारे जो एंजाइम्स हैं, इतने सारे एंजाइम्स में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे एंजाइम्स को हम कैटेगरी में नहीं बांटेंगे तो स्टडी करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप 4 to 13 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं और बेसिकली 6 क्लासेस होता है। सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाए उसे बच्चों बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। जो किसी कंपाउंड को ग्रुप को ट्रांसफर करवा दे उसे बोलते हैं ट्रांसफेरेज। और जो वाटर के जो बॉन्ड तोड़ दे, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ये सब तोड़ दे, उसे हाइड्रोलाइजेज कहते हैं। और जो एक कंपाउंड दो कंपाउंड को हटा के दोनों के बीच बॉन्ड बना दे और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दे उसे लाइजेज कहते हैं। और किसी आइसोमर्स के स्ट्रक्चर में अगर कोई कन्वर्ट कर दे उसे आइसोमेरेज कहते हैं। और अगर कोई किसी कंपाउंड को जोड़ दे उसे हम बच्चों बोलते हैं लाइगेज। क्या कहते हैं? लाइगेज। जो आखिरी टॉपिक बचा हुआ है आपके चैप्टर का वह है कोफैक्टर। कोफैक्टर यह कहता है कि जो एंजाइम होता है उसके पास एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ साइट्स होते हैं, और वह जो एक्टिव साइट्स के अलावा जो कुछ साइट्स होते हैं बच्चों, एक्टिव साइट्स के अलावा जो कुछ साइट्स होता है, उस एक्टिव साइट्स के अलावा जो कुछ साइट्स होता है बच्चों, उस साइट पे जाकर कुछ अलग अलग कंपाउंड अटैच हो जाता है और उसकी वजह से एंजाइम का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और एंजाइम का एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से वो क्या होगा? और अच्छे से काम करेगा, और उसी को कोफैक्टर बोलते हैं। और 3 टाइप के कोफैक्टर हैं। पहला है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि है तो यह ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन एंजाइम से टाइटली बाउंड रहता है। और दूसरा है बच्चों, वह है कौन सा? कोएंजाइम, है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन लूजली बाउंड रहता है, जिसका एग्जांपल है NAD और NADP। और लास्ट में है बच्चों कौन सा? वो है मेटल आयन, जो कि एंजाइम और
सबस्ट्रेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर आपका ये बायोमोलिक्यूल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी बातें मैंने आपको समझाया और समझ में आया होगा। क्लासेस इतने ज़्यादा होने की वजह से मैं कंटिन्यूस वीडियो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन आपके लिए मुझे पढ़ाना भी है, आपको पढ़ाना भी है। सो जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं ज़रूर करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।